हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके अकेडमी में। आज मैं प्रदेश कुमार श्रीवास्तव आपके लिए लाया हूँ सेकेंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ, ठीक है, मतलब आज हम जानेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला। तो नॉर्मली हम जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के टाइप्स में क्या आता है कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। हम एक जो अपने घर पे कंप्यूटर देखते हैं या दुकानों में देखते हैं केवल उसको ही समझते हैं कि वही कंप्यूटर है। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी मशीन गणना करने का कार्य करती है वो सब क्या होती है, कंप्यूटर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने कंप्यूटर को 3 भागों में विभाजित कर रखा है। पहला होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, तो टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला नंबर है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा नंबर है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा नंबर है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आज हम इन सभी के बारे में विस्तार में जानेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है, ये अलग अलग कैसे होते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो बस वही जो हमारे घर में सीपीयू या डीएफटी लगी होती है उसी के बारे में जानते हैं कि वही एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहला नंबर देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र होता है या हम कह सकते हैं ऐसी डिवाइस होती है जो भौतिक राशि को नापने का काम करती है। मतलब जो भी भौतिक प्रकृति की वस्तुएं होती हैं उन पर जब कोई गणना की जाती है तो उस समय हम जिस मशीन का प्रयोग करते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाती है। ठीक है, भौतिक प्रकृति का मतलब क्या होता है कि जैसे हम तापमान को नापते हैं, हम करंट को नापते हैं, हम भूकंप को नापते हैं, इन सब चीजों को, इन सब राशियों को नापने का जो मशीन काम करेगी वो क्या कहलाएगी, एनालॉग कंप्यूटर कहलाती है। ठीक है, जैसे आप सभी के घर में स्टेबलाइजर जरूर होगा। आप लोग टीवी देखते हैं या आप लोग क्या फ्रिज है तो उसमें क्या लगाया जाता है, स्टेबलाइजर लगाया जाता है। स्टेबलाइजर में आपने देखा होगा कि एक सुई रहती है वो करंट को नापती है। तो स्टेबलाइजर भी हमारा एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर है, क्योंकि वो करंट की गणना कर रहा है। और हमने पहले ही बता रखा है कि गणना करने का काम कौन करता है, कंप्यूटर करता है। क्योंकि कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है, गणना, और कंप्यूटर का मतलब गणना करने वाला। तो जो भौतिक राशियों को नापेगा वो क्या कर रहा है, भौतिक राशियों को नापने वाला कंप्यूटर है। तो जैसे हमारा स्टेबलाइजर है वो भी एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर है। बस अंतर क्या है कि उसको हम लोग एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसी मशीनें या ऐसी डिवाइस जो गणना करने के लिए भौतिक जगत की वस्तुओं की मात्राओं को इनपुट के रूप में लेती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाती हैं। अच्छा, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं जहाँ पर तापमान को भी नापना पड़ता है, वहाँ पर प्रेशर को भी नापना पड़ता है। तो उन सब जगहों पर एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। जैसे स्पीडोमीटर हो गया आपका, स्टेबलाइजर तो मैंने बता ही दिया आपको, और भी चीजें होती हैं। अब अगले नंबर देखते हैं, हमारा दूसरा नंबर आता है डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा नंबर है, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ये हमारा वह कंप्यूटर है जिसको हम लोग सभी जगह देखते हैं। मतलब जो हम जनरल पर्पज पे यूज करते हैं वो यही कंप्यूटर होता है जिसको हम वास्तविकता में कंप्यूटर के रूप में जानते हैं या पहचानते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर हमारा ऐसा कंप्यूटर होता है जो केवल बाइनरी पर काम करता है। बाइनरी मतलब डिजिट्स पर। बाइनरी में 2 डिजिट होती है, एक होती है 0 और दूसरी होती है 1। तो डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो बाइनरी डिजिट्स पर काम करते हैं। यह इनपुट भी इन्हीं न्यूमेरिकल फॉर्म में देते हैं और आउटपुट भी इसी फॉर्म में देते हैं। उसके बाद जब हमको आउटपुट दिखाई देता है तो वो हमारी भाषाओं में दिखाई देता है, क्योंकि उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर वहां पर काम कर रहा होता है। बेसिकली ये कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी भाषा पर काम करते हैं, अर्थात इन कंप्यूटर्स को बाइनरी भाषा के अलावा कुछ नहीं आता है। ये केवल 0 और 1 पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर हमारा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो इनपुट तो एनालॉग की तरह लेते हैं लेकिन
लेकिन आउटपुट हमारा किस पर देते हैं, डिजिटल में देते हैं। मतलब ये इनपुट लेंगे इस पर एनालॉग पर, लेकिन जो आउटपुट देते हैं वो डिजिटल पर देते हैं। मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो इनपुट लेने का काम एनालॉग की तरह करते हैं और आउटपुट देने का काम डिजिटल की तरह करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन प्रयोग करते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब मिला जुला रूप प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। सभी ने देखा होगा इसको, जैसे आप लोग पेट्रोल पंप पर जब आप ऑयल फिल कराने जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर हमने देखा जब ऑयल नापा जाता है तो ऑयल क्या होता है, ऑयल एक प्रकार की भौतिक वस्तु है, ठीक है। भौतिक वस्तु की गणना कौन करता है, हमने बताया था एनालॉग, बताया था भौतिक राशि की कैलकुलेशन कौन करता है, एनालॉग कंप्यूटर करता है। उसके बाद जब आप आउटपुट देखते हैं तो वो किस पर दिखाई देता है, डिजिट्स पर दिखाई देता है। जो आपको नंबर दिखाई देते हैं वो किस पर होते हैं, डिजिट्स पर। यानी कि आउटपुट के लिए कौन सा काम कर रहा है, डिजिटल, और इनपुट के लिए कौन सा काम कर रहा है, एनालॉग, ठीक है। तो इस प्रकार जो पेट्रोल पंप पर मशीन लगी होती है वो किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि बेसिकली हमने डिजिटल कंप्यूटर को कितने भागों में बांट रखा है, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर भी कई प्रकार के होते हैं। हमारे जो कोर्स में है उसको हमें आगे बढ़ाना है, तो हमें डिजिटल कंप्यूटर के बारे में विस्तार से पता होना चाहिए, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे तो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ेंगे। डिजिटल कंप्यूटर, इसको भी कई अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसके सबसे पहला होता है जैसे माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम पर्सनल यूज के लिए या अपने पर्सनल पर्पज के लिए घर पर रखते हैं। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, वो नॉर्मली क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इस साइज में थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, यानी कि उनकी स्पीड थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं और इनका यूज किया जाता है पर्सनल यूज में। पर्सनल यूज के जो डेस्कटॉप वगैरह होते हैं वो सब किस में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। फिर दूसरा नंबर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का साइज माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा ज्यादा छोटा होता है, लेकिन इनके जो कार्य करने की क्षमता होती है वो थोड़ी अधिक होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा और ज्यादा अच्छी रैम और थोड़ा और ज्यादा अच्छा प्रोसेसर बड़ा होता है। और इनका यूज हम लोग करते हैं अधिकतर सर्वर्स में। सर्वर्स हो गया या नेटवर्किंग सिस्टम होते हैं, ठीक। तो मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है सर्वर्स या नेटवर्किंग सिस्टम में। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है डेटाबेस में, सर्वर्स में, वर्कबुक में, मतलब जो भी अधिकांश बड़े कार्य होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों के जो डेटाबेस वगैरह बनाए जाते हैं वहां पर हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। उसके बाद नंबर आता है सुपर कंप्यूटर। तो जितने भी रिसर्च वगैरह होते हैं, जितने भी रिसर्च वगैरह होते हैं वहां पर हम अधिकतर पाएंगे कि वहां पर कौन सा कंप्यूटर लगा होगा, सुपर कंप्यूटर लगा होता है। सुपर कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो इन तीनों से सबसे अधिक होती है। मतलब सुपर कंप्यूटर काम करने के मामले में बाकी के तीनों कंप्यूटर से बहुत अधिक तीव्र गति से कार्य करता है।
क्या क्या पढ़ा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। सबसे पहले हमारा क्या है कंप्यूटर, इसको कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में। पहला क्या था हमारा एनालॉग, दूसरा डिजिटल, और तीसरा क्या था हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद डिजिटल को हमने कई भागों में बांटा था। पहला था हमारा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा हमारा था मिनी कंप्यूटर, तीसरा हमारा था मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा था हमारा सुपर कंप्यूटर। तो एक बार हम फिर से इनके बारे में जानेंगे। आइए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर है एनालॉग कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर या ऐसी डिवाइसेस जो भौतिक प्रकृति की वस्तुओं की गणना करने का काम करती हैं, अर्थात जो इनपुट के रूप में भौतिक दशाओं को लेने का काम करती हैं। जैसे आपका जो स्टेबलाइजर होता है, या गैस मापी, या ताप मापी, या दाब मापी, ये सारे किस पर आ जाते हैं एनालॉग कंप्यूटर पर आ जाते हैं। दूसरा नंबर होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर मतलब ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी डिजिट्स पर काम करते हैं। इनका काम अधिकतर लॉजिकल या अर्थमेटिकल कैलकुलेशन में ही किया जाता है। मतलब ये किसी भी प्रकार की लॉजिकल या अर्थमेटिकल कैलकुलेशन को पूर्ण करने का कार्य करते हैं। बेसिकली इसमें ये कहा जा सकता है कि केवल बाइनरी डिजिट्स को ही ये समझते हैं और उसी पर ये प्रोसेस भी करते हैं। फिर उसके बाद अगला नंबर आता था हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। वो क्या कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डिजिटल कंप्यूटर को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला क्या है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर साइज इनका बड़ा होता है, फिर ये और थोड़ा छोटे हो जाएंगे, ये और छोटे हो जाएंगे, और सुपर कंप्यूटर का साइज भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन काम करने की जो गति होती है, स्पीड इसकी कम होगी, इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, इसकी इससे भी ज्यादा होगी, और इसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो काम करने की जो गति होती है वो माइक्रो कंप्यूटर की कम होती है, मिनी की माइक्रो की थोड़ी अधिक, मेन फ्रेम की उससे भी अधिक, सुपर कंप्यूटर की उससे भी अधिक होती है। इसका यूज हम लोग जनरल पर्पस पर करते हैं। जैसे हम लोग घर में जो सिस्टम यूज करते हैं वो किसमें आते हैं माइक्रो कंप्यूटर पे। उसके बाद जो नेटवर्क वगैरह में जो सर्वर वगैरह बनाए जाते हैं वहां पर हम मिनी कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो बड़ी बड़ी कंपनियों में डेटाबेस वगैरह बनाए जाते हैं या नेटवर्क सर्वर बनाए जाते हैं वहां पर हम मेनफ्रेम कंप्यूटर का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हम साइंटिफिक रिसर्च वगैरह का काम करते हैं वहां पर सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग के टाइप क्लियर हो गए। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आएगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हम लोग जो मनुष्य है सबसे पहले गणना करने के लिए अपने शरीर की उंगलियों का या अपने हाथों की उंगलियों का प्रयोग करते थे। किसका यूज करते थे अपने हाथों की उंगलियों का। कभी भी गणना करते थे तो कैसे करते थे जब हमारे पास मशीनें नहीं थी हम अपनी उंगलियों से गणना करते थे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले एक यंत्र आया उसका नाम था अबेकस। अबेकस को लगभग सभी लोगों ने देखा होगा। ये किस प्रकार की मशीन होती थी जिसमें मोती लगे होते थे। ये हमारा अबेकस है। ये सबसे पहला यांत्रिक गणना करने का एक यंत्र था। मतलब जब मनुष्य ने
किसी पहली मशीन का प्रयोग किया, उसका नाम क्या था? अबेकस, जिसकी सहायता से मनुष्य ने गणना करना आरंभ किया। उसके बाद दूसरा नंबर हमारे पास आता है अबेकस के बाद जब थोड़ा सा विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, तब हमारे पास पास्कल का कैलकुलेटर आया। पास्कल एक महान फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक कैलकुलेटर का निर्माण किया। क्या नाम था उनका? पास्कल। इन्होंने कैलकुलेटर का निर्माण किया। जिसका प्रयोग फिर गणना करने में किया जाने लगा। पास्कल के बाद हमारा नाम आता है चार्ल्स बेबेज का। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कह सकते हैं या एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस जनरेट की जिसने बीजगणितीय एक्सप्रेशंस को भी करना आरंभ कर दिया। मतलब कुछ बीजगणितीय जो सूत्र थे उनको भी हल करना आरंभ कर दिया। तो चार्ल्स बेबेज ने एक एनालिटिकल मशीन बनाई थी। क्या बनाई थी? एनालिटिकल मशीन। चार्ल्स बेबेज ने एक एनालिटिकल मशीन बनाई जिसने बीजगणितीय कैलकुलेशंस को भी करना आरंभ कर दिया था। तो यहीं से हमारे आधुनिक कंप्यूटर के विकास की शुरुआत हुई। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। उसके बाद मिडिल एज में क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल, अभी तक हम क्या कर रहे थे? केवल मैकेनिकल यूज कर रहे थे, केवल मैकेनिकल टेक्निक का यूज कर रहे थे। अब उसके बाद थोड़ा सा और समय आया बाद में, तब हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्निक्स का यूज किया और कंप्यूटर के क्षेत्र में और भी अधिक विकास किया। तब हमारा सबसे पहला कंप्यूटर था मार्क 1। मार्क 1, इसको हम सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा एक जनरल पर्पस कंप्यूटर बना, जिसको हम कहते हैं ENIAC। या हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था, उसका नाम था ENIAC। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसे सबसे पहले बनाया गया। ये जनरल पर्पस मशीन थी जिसे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जॉन डब्ल्यू माउचले तथा जे प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया था। किसने बनाया था? डॉक्टर जॉन डब्ल्यू माउचले एवं जे प्रेस्पर एकर्ट। ENIAC को डॉक्टर जॉन डब्ल्यू माउचले एवं जे प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया था। ये एक बहुत बड़ी मशीन थी जिसका वजन लगभग 30 टन था। कितना था इसका वजन? 30 टन वजन था इसका। और इस पर लगभग 1800 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। बनाने में 1800 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। इसका वजन कितना था? 30 टन। तो आप समझ सकते हैं कि पहली जनरेशन में जो कंप्यूटर बनते थे उनका आकार कितना बड़ा रहता होगा। ठीक है। अगला नंबर है एडवेंस। एडवेंस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल
ऑटोमेटिक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो इस कंप्यूटर में हम लोगों ने क्या आरंभ किया, ये हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का यूज करता था, मतलब ये डाटा और प्रोग्राम दोनों को स्टोर करने की क्षमता से युक्त था। इसका जो प्रतिपादन किया था उनका नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। क्या नाम था उसका? जॉन वॉन न्यूमैन। एडवर्ड कंप्यूटर का जो प्रतिपादन किया था वो किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। इन्होंने इस कंप्यूटर को बनाया और यह कंप्यूटर की विशेषता थी कि ये बाइनरी पर काम करता था। किस पर काम करता था? बाइनरी पर। जिसके पहले हमारा एनईएक्स था वो डेसिमल पर काम करता है। डेसिमल का मतलब होता है 0 to 9 और जो बाइनरी होती है वो 0 और 1। एडवेंट हमारा पहला कंप्यूटर था जो बाइनरी पर काम करता था, जिसकी मेमोरी बहुत तेज थी और जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का यूज करता था। तो आइए अब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियां। जो हम लोग डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं ये एक बार में तो इस रूप में नहीं आया होगा ना जिस रूप में हम लोग के सामने है। ठीक है, तो उसे हम लोगों ने अलग अलग जनरेशन में बांट रखा है। तो कंप्यूटर की पीढ़ियां, हमने इसको 5 जनरेशन में बांटा है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। ठीक है, तो अंतर कहां से समझ में आता है? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था, स्पीड ये 1 सेकेंड में 100 इंस्ट्रक्शन या निर्देश, 1 सेकेंड में केवल 100 इंस्ट्रक्शन या निर्देश दे सकते थे। और मेमोरी कुछ हजार कैरेक्टर, कुछ हजार अक्षर या कैरेक्टर स्टोर कर सकते थे। और इनका मेन कंपोनेंट होता था वैक्यूम ट्यूब। मेन कंपोनेंट क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब। तो इनका आकार बहुत बड़ा होता था, इनकी स्पीड ये केवल 1 सेकंड में कुछ 100 निर्देश ही दे पाते थे और ये कुछ हजार कैरेक्टर्स को ही स्टोर कर सकते थे। और क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे इसलिए इन पर जो बिजली का खर्च आता था वो बहुत अधिक आता था और ये बहुत अधिक ऊष्मा भी उत्पन्न करते थे। इस जनरेशन के कुछ मुख्य कंप्यूटर है आपके पास। एडवेंट, मार्क 1, मार्क 2। ठीक है, अब अगला नंबर आता है, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि ये कब से कब तक रहे। 1946 से 1954। ठीक है, अब अगला नंबर आता है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन सी जनरेशन आ जाएगी? सेकेंड। नाइनटीन 55 से 1964। ठीक है, इनका साइज फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा कम हुआ था, लेकिन फिर भी क्या था? थोड़ा बड़ा ही था, लेकिन फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा कम हो गया। और इनकी गति क्या थी? ये 1 सेकंड में 1000 निर्देश ले सकते थे तथा स्टोरेज क्या थी? लगभग 10,000 कैरेक्टर्स। 10,000 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते थे। और मेन चीज थी कि इस पर
ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का, क्योंकि आकार में बहुत छोटा होता है। ठीक है, जब ट्रांजिस्टर का यूज किया गया तो क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन में हमारे कंप्यूटर्स का आकार भी छोटा हो गया और उसकी गति भी बढ़ गई और उसकी स्टोरेज क्षमता भी बढ़ गई। एक चीज और आती है कि इस जनरेशन में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सेकेंड जनरेशन में कोबोल, बेसिक, फोटोन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग आरंभ कर दिया गया था। इसके बाद नंबर आता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हमारा जो सन था वो था 1965 से 1974 तक। कौन सी जनरेशन थी? थर्ड जनरेशन। कब से कब तक? 1965 से 1974 तक। आकार और कम हो गया, एक सेकेंड पर लगभग 10,000 निर्देश। और स्टोरेज क्षमता 1 लाख से अधिक कैरेक्टर्स की हो गई थी। कितने की हो गई थी? 1 लाख से अधिक कैरेक्टर्स की। और इनका मेन कंपोनेंट, जिसे आज हम सभी लोग आईसी कहते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। जिसे हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें मेन कंपोनेंट के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, यानी कि आईसी का यूज किया गया था। और इसमें और अधिक हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जाने लगा। अब चूंकि आईसी का यूज किया गया तो एक आईसी कई सौ ट्रांजिस्टर के बराबर की क्षमता की होती है, तो उसका आकार कम हो गया, उसकी स्पीड बढ़ गई और उसकी स्टोरेज क्षमता भी और अधिक बढ़ गई। उसके बाद नंबर आता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन हमारी चालू होती है 1975 से 1984। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मेन कंपोनेंट हमारा बदला। मेन कंपोनेंट हो गया था हमारा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर लगने के बाद इसकी गति और अधिक हो गई और इसके कैरेक्टर को स्टोर करने की क्षमता भी बढ़ गई। ये लगभग 1 लाख निर्देश लेने लगा। तो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? फोर्थ जनरेशन में हमारे कंप्यूटर का साइज और कम हो गया और वो 1 सेकंड में 1 लाख से अधिक निर्देश लेने लगा तथा उसकी स्टोरेज क्षमता कई लाख अक्षरों की हो गई। कई लाख अक्षरों को स्टोर करने लगा। ठीक है, उसके बाद अब नंबर आता है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि हम वर्तमान में चल रही है। फिफ्थ जनरेशन कब से कब तक चल रही है? 1985 से अब तक। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हमारी वर्तमान में भी चल रही है, इसमें कंप्यूटर का आकार और कम हो गया और ये 1 सेकंड में कई करोड़ निर्देश लेने लगा और इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो भी कई करोड़ तक पहुंच गई।
इसका जो मेन कंपोनेंट है वो रहेगा तो माइक्रो प्रोसेसर ही, लेकिन इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है? पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब कई सारे प्रोसेसर्स को एक साथ एक सीपीयू में यूज कर दिया जाता है। जब हम किसी एक सीपीयू में एक से अधिक प्रोसेसर यूज करते हैं तो उन्हें पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड से एक साथ जोड़ करके रखा जाता है, तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है और उसको अक्षरों के स्टोर करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की हमारी 5 जनरेशन थी, ठीक है, जिसमें पहली जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था, दूसरी जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया, तीसरी जनरेशन में हमने आईसी का यूज किया, चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया और पांचवी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड से एक साथ एक सीपीयू में कई सारे प्रोसेसर का प्रयोग करके किया जाता है। और हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम मतलब कि कंप्यूटर किस किस इकाई से मिलकर बनता है। क्या पढ़ेंगे कल? कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। इसमें हम कंप्यूटर की प्रत्येक यूनिट के बारे में जानेंगे। जैसे कंप्यूटर में 5 यूनिट पाई जाती है, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सीयू और एएलयू। तो इन पांचों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू।